मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान का महत्व बताया था कि क्यों इसके महत्व को इतना ज़्यादा समझा गया और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। उद्देश्य की प्राप्ति उपलब्धि की अंतिम सीमा है और प्राप्त उद्देश्य उस सीमा तक पहुंचने के लिए मार्ग के पड़ाव। अगर आप कोई ऐसा उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें हमारे जीवन में ये करना है, तो आप अपने पूरे दिन भर के या आने वाले उस समय तक, जब तक आप उस उपलब्धि को ना प्राप्त कर ले, तो आप उसी के अनुसार अपने दिनचर्या को बनाएंगे। यानी कि जब तक आपको आपकी उपलब्धि नहीं मिल जाती है, आपके उद्देश्य उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बात करें कि उद्देश्य की प्राप्ति उपलब्धि की अंतिम सीमा है और प्राप्त उद्देश्य उस सीमा तक पहुंचने के पड़ाव, मार्ग के पड़ाव हैं। जीव विज्ञान का उद्देश्य प्राणियों और पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करके उनके द्वारा मानव कल्याण का साधन है। अगर हम बात करें सिर्फ जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान का क्या उद्देश्य है कि जीव विज्ञान के द्वारा हम मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी का अध्ययन करें, इनके बारे में गहन अध्ययन करके मानव का कल्याण कर सके। यानी कि अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो अगर हमें सभी तरह के पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो हम ये जान सकेंगे कि कौन सा पौधा हमारे लिए औषधीय गुणकारी है या कौन सा ऐसा पौधा है जो विषकीय गुणकारी है। यानी कि कौन से ऐसे पौधे में हमें अगर कुछ भी समस्या आ जाती है, घाव हो जाते हैं या बीमारियां हो जाती हैं, तो उसका उपयोग करने से हम ठीक हो सकते हैं। सपोज अगर हम बात करें मलेरिया की, तो आप सभी जानते हैं मलेरिया एक ऐसा पौधा है, सिनकोना की जो छाल होती है उसकी छाल का उपयोग करके मलेरिया से निजात पाया जा सकता है। इसी तरह से बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें विष भी होता है और जिनके उपयोग से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक परिणाम सामने आए। तो इसी तरह से अगर हम जीव विज्ञान को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में समझ सकेंगे, उनके उद्देश्य की समझ सकेंगे कि किस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फायदा पड़ रहा है हमारे जीवन में या किस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि का निर्धारण होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, शिक्षण उद्देश्य दिशा निर्देश करते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि आप अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ्यक्रम कक्षा में लेकर जाते हैं कि आपका शिक्षण उद्देश्य क्या है, यानी आपका उद्देश्य क्या है कि हम अपने द्वारा तैयार किया हुआ एक पाठ, एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक कक्षा में लेकर गए, बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चों को समझ में आया। यानी बच्चों को किसी भी तरह से वो चीज़ें अच्छी तरह से वो समझे और ना सिर्फ समझे बल्कि उसके बारे में फीडबैक दे, प्रश्न करें, उससे कौतूहलपूर्वक उसकी जानकारियाँ प्राप्त करें। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे उन चीज़ों को समझे। तो हमारे द्वारा तैयार किया हुआ पाठ ये हमारे लिए एक तरह से दिशा निर्देश है और बच्चों ने उसको अच्छे से ग्रहण किया, तो ये हमारे लिए उपलब्धि होती है। तो इसी तरह से शिक्षण उद्देश्य दिशा निर्देश करते हैं। दूसरे नंबर पे है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस तरह से सहायक होते हैं? अगर हमें पता है कि हमने अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताना है कि पर्यावरण क्या होता है, इसमें पाए जाने वाली जीव जंतु, पेड़ पौधे किस तरह से हमें लाभ हानि ये सब पहुंचा रहे हैं, तो अगली बार हम जब पर्यावरण में कोई भी ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो हम ये समझते हैं कि पर्यावरण का किस तरह से उपयोग करें कि पर्यावरण से हमें लाभ ही मिले, हानि ना मिले। तो उसी तरह से ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होते हैं कि बच्चों को किस तरह से जानकारी उपलब्धि कराई जाए अब इस पाठ्यक्रम में, कि उनको सभी जानकारी मिल जाए और वो पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट है शिक्षण अनुभवों के नियोजन में सहायक होते हैं। अगर आपको जीव विज्ञान के बारे में सभी चीज़ पता है, तो जो शिक्षा आप बच्चों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, बल्कि ना सिर्फ बता सकते हैं, उनकी जानकारियों को उनको खुद ऐसे खोजने के लिए उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको उत्सुकता जागरूक कर सकते हैं ताकि बच्चे खुद उसको ढूंढें और उनको समझें। ठीक, नेक्स्ट है मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं।
अगर आपको जीव विज्ञान के विषय में पूर्ण रूप से या पूर्ण जानकारी है तो आप बच्चों में पाई जाने वाली जो जानकारियां हैं उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो जानकारी है वो सही है या गलत है और बच्चों ने कितना ग्रहण किया। तो ये मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं। अगला मैं बात करते हैं शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच यानी कि जीव विज्ञान न सिर्फ एक विज्ञान है बल्कि ये बाकी सभी विषयों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जीव विज्ञान में न सिर्फ जीव जंतु पेड़ पौधे, आपका दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपकी संस्कृति, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं और ये हमारे शिक्षण उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो अगर हम देखें तो जीव विज्ञान का उद्देश्य प्राणियों और पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करके उनके द्वारा मानव का कल्याण करते हैं। इसके लिए पर्याप्त समय, श्रम, अध्ययन, विवेचन, नियम आदि की आवश्यकता होती है। किसी जीव विशेष जैसे मछली या वनस्पति विशेष के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना प्राप्त उद्देश्य कहा जा सकता है। अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि मछली किस तरह से, मछली का पालन क्या होता है, मछली का उपयोग क्या हो सकता है। बहुत से लोगों को पता है, यानी इवन सभी को पता है कि मछली का ना सिर्फ मछली पालन में उपयोग किया जाता है बल्कि मछली के जो एक कॉड फिश होती है उसके ऑयल से विटामिन ए मिलता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके लगाने से हमारे पर्यावरण साफ हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं, यानी कि उनसे ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जो स्टेशन होते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है, तो उसके किनारे आसपास बहुत सारे हरे पेड़ पौधे लगे होते हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। अगर आप इसके पीछे के रहस्य को समझ सकें, आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ग्रीनरी यानी हरियाली को प्रदर्शित कर रहा है और अच्छा है, एटमॉस्फेयर दिखने में भी सुंदर लगता है और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख रहा है। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जब जिस जगह से ट्रेन होकर गुजरती है उसके आसपास होने वाला बहुत सारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्रदूषण कई तरह का होता है, उनमें से एक तरह का जो प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण भी है। जब ट्रेन होकर गुजरती है तो बहुत तेज आवाज़ करती है, तो जो आसपास हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में उस ध्वनि को कम से कम रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के अंदर बहुत से ऐसे गुण रहस्य हैं जिसको आसानी से समझा जा सकता है, बशर्ते आप जीव विज्ञान को पहले समझें। ठीक, अगर मैं अगले की बात करती हूँ तो इसी प्रकार अन्य जीवों एवं वनस्पतियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना भी विभिन्न प्राप्त उद्देश्य हैं। प्रत्येक प्राप्त उद्देश्य मुख्य प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं और समस्त प्राप्त उद्देश्य मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें उद्देश्य विभिन्न आधार पर होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो छात्र की आवश्यकता, पहला प्राप्त उद्देश्य है छात्र की आवश्यकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि छात्र शिक्षा छात्र के लिए है। बालक में किन गुणों का विकास करना है, किन गुणों को अधिक मतलब कि उनमें समाहित करना है। तो ये सबसे पहले कि अगर शिक्षा बिना छात्र के अधूरी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, कि छात्रों में आपको किन गुणों का विकास करना है, किन अवगुणों का विनाश करना है। तो ये सबसे पहले छात्र की आवश्यकता हो जाएगी। फिर अगर हम दूसरी बात करें समाज की आवश्यकता, बालक का समायोजन समाज के अंदर होता है। चलिए मैं इसको पहले लिख देती हूँ। नंबर 2, समाज की समायोजन या आवश्यकता। जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा पास लिख रही हूँ। आई होप आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ और लिखने की कम।
तो आपको पता होगा कि बालक जिस समाज में रहता है उसी समाज के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करता है। तो एक ये सबसे बड़ा विषय है कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर आप अच्छे समाज में रह रहे हैं, तो आपके अंदर गुणों में जो समाहित गुण होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप बुरे समाज में, बुरे समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जहाँ पे लोग चोरी चकारी करते हो, यानी झूठ बोलते हो, बुरे शब्द बोलते हो, तो अगर आप भी उसी समाज में रह रहे हैं तो आपके अंदर भी वो गुण जाहिर सी बात है समाहित होंगे। लेकिन एक अच्छे समाज जहाँ पे बहुत ही सभ्य लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हैं, आपस में बातचीत करने का जो तरीका होता है वो उनका अच्छा होता है, तो आपके अंदर भी वही गुण समाहित होंगे। तो बालक जिस समाज में रहेगा उसी समाज के गुण अवशोषित करेगा और वही आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है, यानी कि वो उद्देश्य जिससे बालक, ये सारे उद्देश्य, ये सब कुछ पाठ्यक्रम और बालक को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिसमें छात्र को सभी कुछ समझ में आए और बहुत ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, तो ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना और बालक को उन विषयों के बारे में, उन गुणों के बारे में बताना कि आप जो दैनिक जीवन में चीज़ें उपयोग कर रहे हैं उसके पीछे किस तरह से कितनी सारी चीज़ों का सहयोग है। तो आई होप आप लोगों को आज ये पूरा समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर का पार्ट सेकंड लेकर आऊँगी। थैंक यू।